नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में मैं रमेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने भूगोल के अध्ययन में दूसरा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अक्षांश, देशांतर, समय व तिथि रेखा। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, हमने निश्चित रूप से इसके पहले पढ़ा था सौरमंडल के बारे में। और हम देख रहे थे कि माने सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आपको बड़ा आनंद भी आया होगा उसमें। ठीक है, चलिए अब आज हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसे कवर करते हैं। तो यहाँ क्या दे रहा है, किसी स्थान की, जैसे कि हम पढ़ते हैं अक्षांश व देशांतर व समय तिथि रेखा, तो क्यों पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह होना चाहिए। तो देखिए, मैंने पहला यहाँ क्वेश्चन बनाया है कि किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण कितने प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। कौन सा? पहला खगोलीय स्थिति, पहला क्या होगा? खगोलीय स्थिति, और दूसरा क्या होगा? भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो अब देखिए, खगोलिकी स्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि निश्चित रूप से खगोलिकी स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाएगा। अतः अक्षांश या देशांतर रेखाओं का रेखा जाल समझना बहुत ही आवश्यक है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति और खगोलिकी स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से। इसलिए हमें अक्षांश या देशांतर रेखाओं का जाल समझना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। भौगोलिक स्थिति में किसी स्थान को अन्य समीपवर्ती स्थानों, देशों या स्थल खंडों तथा जलराशियों के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया जाता है। ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति में हम किसका वर्णन करेंगे? उसकी तुलना उसके समीपवर्ती स्थानों से, देशों से या स्थल खंडों से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, भारत के समीपवर्ती क्या है? पाकिस्तान है, चाइना है, और कौन कौन से स्थल खंड लगे हुए हैं। इन सब का अध्ययन हम किससे करते हैं? भौगोलिक स्थिति में। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोगों का क्या है, हम लोगों का है नेक्स्ट टॉपिक कि निश्चित रूप से अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो ये कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं वस्तुतः ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां हैं। अक्षांश या देशांतर रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं की सहायता से ही हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि हमसे ये कहा जाए कि ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ठीक, और पृथ्वी पर हम देखते हैं कि इस तरह की रेखाएं खींची गई होती हैं। ठीक है, लगभग इस तरह की आकृतियां, और इधर भी। तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और ऐसे जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है,
अब देखिए, जैसे हम लोग करते हैं कि हम अक्षांश रेखाओं को क्यों पढ़ें, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा। किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ हैं भूमध्य रेखा पर, और यहाँ एक पर्सन है और हमें यहाँ हवाई जहाज से जाना है, या मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ हमारा शत्रु है, तो हमें यहाँ से उस पर वार करना हुआ, मिसाइल दागना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही अपने परमाणु को या अपने अटैक करने वाले अस्त्र को यहाँ से इसकी स्थिति पर यहाँ निर्धारण करेंगे और वहाँ पे छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, हमला हो जाएगा। या यहाँ से ही हम बता सकते हैं कि यह किस स्थान पर है। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम किसी वस्तु की स्थिति का या स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हमारी पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी दो गोलार्धों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब पहले समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम मान लेते हैं कि ये ग्लोब था हमारा, ठीक है। पहले अब देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा ग्लोब है, सॉरी पृथ्वी है, और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इसने कहा अक्षांश वस्तुतः ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां हैं। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में, ये हमारा नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ, इसे दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। इसे हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। और निश्चित रूप से इसे ही हम क्या कहते हैं, जीरो अंश अक्षांश, और इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। ठीक, तो पृथ्वी को अब इसमें समझते हैं, हमारी पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी दो गोलार्धों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। यहाँ देखिए हम लोगों ने बनाया, मैंने एक बनाया है, ये क्या है, भूमध्य रेखा। ये क्या कर रही है, पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी दो ध्रुवों में बांट रही है। ठीक है, और ये कह रहा है विषुवत की उत्तर या दक्षिणी दिशा में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को विषुवत रेखा के समांतर खींचने पर हमें अक्षांश रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी का एक केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से 20 डिग्री पर एक कोण बनाया। ठीक, अब इस कोण से क्या होगा, सीधी रेखा खींच देंगे, तो इसके समांतर जो रेखा खींची गई है उसे ही हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। मान लो और यहाँ पर जाएं तो यहाँ से इसके केंद्र पर ये कोण बन रहा है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी तो ये भी एक अक्षांश रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी तो भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। दोनों ध्रुवों पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ, अब यहाँ पे आ गया तो इससे इसको मिला दिए तो ये क्या हो गया, अक्षांश रेखा। इसका मतलब ये हो रहा है कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर कोणीय दूरियों के समांतर खींची गई रेखा को ही क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के बीच 90 अंश का कोण बनता है। जिसे हम लोग देखते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोण बनाए तो कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में भी कितने अंश का कोण बनेगा,
90 अंश। और आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक 1 डिग्री पर, ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है। इसका मतलब क्या होगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में भी और भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी कुल कितनी रेखाएं होंगी? 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से इसके उत्तर में भी और दक्षिण में भी 90 अंश के कोण बन रहे हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर लगभग कितनी है? 90 अंश ऊपर, ठीक है, और प्लस 90 अंश नीचे, प्लस एक खुद, ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। कितनी रेखाएं हैं? 181। तो आइए इसमें हम देखते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के बीच कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का। अतः भूमध्य रेखा के प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा होने के कारण 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में हैं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हैं। आगे देखते हैं। चूंकि थोड़ा यहाँ भी देखते हैं। प्रत्येक एक अंश अक्षांश की पृथ्वी के धरातल से दूरी 111.13 किमी है। जैसे मान लीजिए कि 90 अंश अक्षांश रेखाएं हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा? इसे हम यहाँ पे एक खींच दें, ये खींच दें, तो ऐसे कुल कितनी रेखाएं हम लोगों ने खींचा है? लगभग 90 रेखाएं इस पे खींची गई हैं। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है? तो ये कह रहा है 111.13 किलोमीटर, ठीक है, ये इसके बीच की दूरी है। अब हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 1 डिग्री एक अक्षांश की पृथ्वी के धरातल से दूरी कितना है? 111.13 किमी। चूँकि 90 अंश अक्षांश रेखा उत्तर में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हैं, अतः 90 + 90 + 1 181 अक्षांश रेखाएं हैं। माने कुल मिला के पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछता है, भूमध्य रेखा से उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच कुल कितनी रेखाएं हैं? 181 रेखाएं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 डिग्री के अंतराल पे कितनी अक्षांश रेखा होती है? 1। इसका मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर में भी 90 और दक्षिण में भी कितनी कोण होंगे? 90 रेखाएं होंगी। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रत्येक एक अक्षांश की पृथ्वी के धरातल से दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। फिर आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये रेखा न होकर वृत्त होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऐसे, जैसे ये ऊपर से गई है तो ये इधर से भी इस तरह से गई हुई हैं, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाएं क्या हैं? ऐसे घूमी हुई हैं। इसका मतलब ये अक्षांश रेखाएं ना होकर ये क्या है? वृत्त होती हैं। समझ रहे हैं? तो ये कह रहा है कि बृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल किसे कहा जाता है? तो अक्षांश रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, बृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल किसे कहा जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? एक प्रकार की वृत्त होती हैं। तो बृहत वृत्त किसे कहा जाएगा? चूँकि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा क्या होता है? भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाती है और सबसे बड़ी रेखा है ना। जितना, एक बात आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जितना हम जाते हैं, निश्चित रूप से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? घटती जाती है। और जितना दक्षिण की ओर जाएंगे वहाँ भी दूरी क्या होगी? घटेगी। लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या है? दूरी सबसे अधिक होगी, ठीक। इसलिए
हम लोगों को पता है कि निश्चित रूप से जो भूमध्य रेखा है या इक्वेटर लाइन है, ये क्या है, सबसे बड़ी रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाओं को बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। इसमें 0 अंश अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, देखें थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो गया लिखने में। अक्षांश रेखाओं को बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल, अक्षांश रेखाओं में बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल, 0 अंश अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को कहा जाता है। जैसे कि हमारा क्या है, ग्रेट सर्किल या बृहद वृत्त किसे कहा जाएगा, विषुवत वृत्त या आप कहें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को या 0 अंश अक्षांश को कहा जाएगा। आपसे ऑप्शन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किस रेखा को 0 अंश ग्रेट सर्किल कहा जाता है या बृहद वृत्त कहा जाता है, तो 0 अंश अक्षांश को या विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को, ये तीनों ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तीनों में से एक देगा या तीनों दे सकता है और कह दे को प्रयुक्त सभी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेट सर्किल कहेंगे। देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, जबकि सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। ध्यान दीजिए, क्या होगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है और सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 अंश उत्तरी व 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। अतः भूमध्य रेखीय भागों को निम्न अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए, मैंने आपको जैसे समझाया कि सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, भूमध्य रेखा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा और 90 अंश उत्तरी अक्षांश है, ये क्या है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश है। तो जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो ये इतनी छोटी होती हैं कि बिंदु के समान हो जाएंगी, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, 90 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं निम्न अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश को भी हम क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं। तो सबसे छोटी रेखा उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री पर और सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी व दक्षिणी ओर जाने पर कोणीय मान बढ़ता है, किंतु उनकी लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। जैसे मान लीजिए, अब हम समझते हैं कोणीय, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है और हमने आपको बताया कि ये क्या है, इक्वेटर लाइन है। अगर हम उत्तरी ओर जाएंगे, जैसे यहाँ पर है, कोणीय मान क्या है, कम है। अब इधर अगर जा रहे हैं तो क्या होता है, कोणीय मान बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पहुँचने पर क्या होता है, सीधा इसका कोणीय मान 90 अंश हो जाता है। तो जितना हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे कोणीय मान तो घटेगा, लेकिन रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, कोणीय मान बढ़ेगा लेकिन रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, घट जाती हैं। यही बात वो कह रहा है कि भूमध्य रेखा से 90 अंश उत्तरी या दक्षिणी ओर जितना हम बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होगा, निश्चित रूप से कोणों का मान तो बढ़ेगा लेकिन रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी, घटेंगी। और भूमध्य रेखा की ओर आने पर कोणों का मान घटेगा लेकिन निश्चित रूप से रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था कि उत्तरी व दक्षिणी ओर, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर कोणीय मान बढ़ता है, किंतु रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, घटती जाती हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्क तथा मकर रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। अतः वर्ष में एक बार 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश व 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश वर्ष में एक बार सूर्य के सम्मुख आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की किरणें पृथ्वी के 23 सही 1/2 अंश झुका होने के कारण उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के बीच ही हमेशा क्या होंगी, चमकेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, 0 अंश अक्षांश है और ये हमारा क्या है 23 सही 1/2 उत्तरी है और ये हमारा क्या है 23 सही 1/2 दक्षिणी है 2। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है, इसलिए सूर्य की किरणें लंबवत पूरे वर्ष इसी के बीच क्या है, चमकेंगी। ठीक है, तो एक बार जो है आप जानते हैं सूर्य तो स्थिर है लेकिन पृथ्वी क्या है उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के सम्मुख एक बार कौन सा भाग होगा, उत्तरी अक्षांश, और फिर कौन सा होगा, दक्षिणी। इसीलिए इसकी किरणें निश्चित रूप से सूर्य की किरणें वर्ष भर 23 सही 1/2 अंश उत्तरी व 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच ही चमकती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। अतः वर्ष में एक बार 23 सही 1/2 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश व 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश सूर्य के सम्मुख होता है, सूर्य के सम्मुख होता है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना है। अतः 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा व 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करें, हम ये समझते हैं, मैंने आपको अभी समझाया कि निश्चित रूप से ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, और निश्चित रूप से इसके 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश से नॉर्थ है, तो इसका मतलब ये उत्तरी है, और ये हमारा क्या है, साउथ है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। इसके उत्तरी भाग को हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो निश्चित रूप से अब आपको समझ में आ गया होगा। और भारत हमारा क्या है, ऐसे स्थित है, कर्क रेखा क्या है, हमारे भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है व 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, तो सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। चूँकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, अतः 21 जून या जून के महीने में क्या होता है, भारत में गर्मी पड़ती है। ठीक है, जबकि आगे क्या देखना है, सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः भारत में इन दिनों क्या होती है, ठंडी होती है। और आप जानते हैं जब मकर रेखा पे चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाता है, अर्थात दक्षिणायन होता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में उन दिनों क्या होता है, गर्मी होता है, और हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी होता है। अतः ध्यातव्य है कि सूर्य 21 मार्च व 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या है, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब सूर्य क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच चमकता है। ठीक है,
और 21 मार्च के बाद आपका सूर्य क्या हो जाता है, उत्तरायण होने लगता है। और 23 सितंबर के बाद क्या होता है, दक्षिणायन होने लगता है। ठीक है, अब आगे क्या है, एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है, विषुव किसे कहते हैं। तो वह तिथियां जिनमें दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि समान होती है। जैसे मान लीजिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च व 23 सितंबर, इन दिनों को क्या होता है, निश्चित रूप से दिन व रात की अवधि क्या होगी, समान होगी। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, विषुव। तो विषुव क्या कहलाएगा, वह तिथियां जिनमें दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि क्या होगी, समान होगी, उसे हम क्या कहेंगे, विषुव कहते हैं। फिर एक प्रश्न पूछता है, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है। तो 30 अंश से 35 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, उसमें हम समझते हैं कि हम क्या कहेंगे कि जैसे ये हमारा 23 हो गया, इसके बाद हमारा क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, और 30 से 35 अंश, और इधर भी क्या होगा, 30 से 35 अंश। इन अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि जलवायु पेटियों का निर्धारण कैसे करते हैं। देखते हैं, जलवायु पेटियों का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे बारिश का होना, जलवायु का निर्धारण, और जलवायु के साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि तापमान का वितरण पृथ्वी पर, जलवायु पेटियों का निर्धारण, वर्षा का वितरण, ये सब, और आप कहें वन, या फिर आप कहें फसलों का उत्पादन, ये सब किस पर डिपेंड है, सभी कुछ इसी पर डिपेंड होता है। ठीक है, और इसका अगर अच्छा ज्ञान हमें रहेगा तो भारत की स्थिति, देश के अन्य देशों की स्थिति, सभी प्रकार के वन कैसे पाए जाते हैं, भारत में कहाँ कैसे वर्षा होती है, इन सब चीज़ों को समझने में हमें थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। अब जिसे हम ये कहें कि जलवायु पेटियों का निर्धारण कैसे होता है, तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही जलवायु पेटियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य किसी एक दिन एक ही अक्षांश पर चमकता है, जिस पर तापीय भूमध्य रेखा होती है। फिर क्या कह रहा है, सूर्य 21 मार्च से 21 मार्च व 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। पीछे मैंने बताया भी था, चूँकि सूर्य की किरणें 23/1/2 उत्तरी व 23/1/2 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य लंबवत चमकती हैं, अतः इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको भी समझाऊंगा कि ये क्या होता है। फिर उसके बाद जैसे है 23/1/2 से 66/1/2 अंश उत्तरी अक्षांशों को, उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटी को शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, तथा उसके बाद शीत कटिबंध का विस्तार है। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, कि यह कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण कैसे होगा, तो ये जो हमारा 0 अंश अक्षांश है और 23/1/2 है, ये भी हमारा क्या है, 23/1/2। इसके बीच की दूरियों को हम लोग क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध। ठीक है, 23/1/2 से उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के मध्य की दूरी को हम लोग कहेंगे निश्चित रूप से उष्णकटिबंध। इसे क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध। ठीक है,
और निश्चित रूप से इससे 23 सही 1/2 से 66 सही 1/2 और नीचे भी क्या है 66 सही 1/2 अंश अक्षांश तक की दूरी को हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। दोनों ओर इन्हें क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंध। ठीक, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंध। और उसके बाद हम लोगों का किसका विस्तार है? तो लास्ट में जो हमारा है 66 सही 1/2 से 90 डिग्री तक हम लोगों को किसका विस्तार है? शीत कटिबंध का विस्तार है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था तो उसमें एक चीज़ नहीं बताया कि 23 सही 1/2 के बाद 66 सही 1/2 अंश अक्षांश पर जो रेखा है उसे कहते हैं आर्कटिक रेखा, और 66 सही 1/2 दक्षिण में जो रेखा है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 23 सही भूमध्य रेखा से 23 सही 1/2 अंश अक्षांश उत्तरी व दक्षिणी रेखा को क्या कहा जाता है? इनके बीच जो जलवायु है उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। और उसके बाद 23 सही 1/2 से 66 सही 1/2 को हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। और उसके बाद हम लोगों का क्या है? शीत कटिबंध का विस्तार है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हम लोगों का क्वेश्चन है देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। मैंने दो डेफिनेशन यहाँ लिखा है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी देशांतर रेखा कहलाती है, और पृथ्वी पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कैसे होगा इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है? हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर ऐसे निश्चित रूप से दो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो रेखाएं उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, ध्यान रखें। तो अब आगे देखते हैं। प्रत्येक देशांतर एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर खत्म होती है। देशांतर रेखाएं वृत्त न होकर रेखाएं हैं। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना कि निश्चित रूप से देशांतर रेखाएं क्या हैं कि एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं। देशांतर रेखाएं कोई वृत्त न होकर, जैसे उसमें मैंने क्या बताया था कि ये इस तरह से गोलाकार आकृति में बनी हुई है। ठीक है, तो वो वृत्त का रूप लेती हैं। लेकिन देशांतर रेखाएं वास्तव में वृत्त न होकर क्या है? रेखाएं हैं, क्योंकि एक रेखा से माने एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि देशांतर रेखाएं वृत्त न होकर रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो पृथ्वी अगर गोलाकार है तो निश्चित रूप से गोले में कितना होगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रत्येक देशांतर 1 डिग्री के कोण पर एक देशांतर रेखा होगी। इसीलिए जो है 0 अंश देशांतर रेखा के इधर भी 180 माने पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर 180 रेखाएं हैं। ठीक है, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये पॉइंट्स क्या है हमारे लिए समझने के लायक है। जैसे आप यहाँ देखें, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा जो है मान लीजिए पृथ्वी है, और यहाँ ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है दक्षिणी ध्रुव है। अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो आप देख रहे हैं इनके बीच यहाँ पर दूरियाँ क्या है बहुत कम है, लेकिन ये भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर देख रहे हैं दूरी सबसे अधिक है। यही बात वो कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, देखें, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। इसका मतलब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि निश्चित रूप से जैसे मान लीजिए कि हम इसको ऐसे मिलाएं, ठीक है, और ऐसे मिलाएं, तो यहाँ देख रहे हैं ये ध्रुवों की ओर क्या है दूरियां कम है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो दूरियां क्या हो रही हैं ज़्यादा हो रही हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जितना हम जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होगी घट जाएगी, लेकिन अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी सबसे अधिक होगी, अर्थात इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा और फैक्ट्स हम समझते हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग देखें तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं समानांतर नहीं होती। जैसे भूमध्य रेखाएं हैं तो भूमध्य रेखा क्या है एक दूसरे के ऐसे समांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं क्या हैं समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं, बस यही बात इसने समझाया हमसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर ही होती है। ये बात हमने समझ ही लिया, और इनके बीच की दूरी कितना होता है 111.32 किलोमीटर। ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रहना चाहिए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, और दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है गोरे कहलाता है। जैसे मान लो एक जो है हमारी देशांतर रेखा ये है, ठीक है, एक ये है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा गोरे। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। दो ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड से निकलने वाली रेखा को जीरो देशांतर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा या मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, जीरो अंश देशांतर रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहा जाएगा। आपसे एग्जाम में इससे डायरेक्ट पूछेगा प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जीरो अंश देशांतर रेखा को ही क्या कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड से। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार जीरो अंश देशांतर रेखा से पूर्व व पश्चिम में एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो जीरो अंश के पूर्व में भी 180 और पश्चिम में भी 180 अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं हैं। अतः कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 360 देशांतर रेखाएं क्या होंगी ग्लोब पर होती हैं। अब इनका क्या कार्य होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है या समय का निर्धारण किया जाता है वह देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही किया जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी पर समय का निर्धारण व पृथ्वी पर समय का निर्धारण
पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के आधार पर किया जाता है। माने पृथ्वी अपने अक्ष पर जैसे घूमती है और पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमण करती है उसी के आधार पर हम लोग किसका निर्धारण करते हैं, समय का। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। वह पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो जीरो, अब आगे ध्यान दें, 0 अंश देशांतर का उपयोग समय के निर्धारण में किया जाता है। ये क्या बता रहा है कि समय के निर्धारण में 0 अंश देशांतर का प्रयोग किया जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, 0 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ठीक है। और 180 अंक अक्षांश रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किया जाता है। अब यह बात हमें ध्यान रखना है कि समय का निर्धारण किससे किया जाता है, 0 अंश देशांतर का प्रयोग करके, और तिथि का निर्धारण किससे किया जाता है, 180 अंश देशांतर रेखा का उपयोग करके। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बना, अंतरराष्ट्रीय तिथि समय रेखा किसे कहते हैं। तो 0 अंश देशांतर रेखा का समय अंतरराष्ट्रीय समय कहलाता है। इसे ग्रीनविच माध्य या यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच माध्य या यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। थोड़ा सा हम ये समझते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं हैं 360 और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है कितने समय में, 24 घंटे में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कुल कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री, और पृथ्वी का घूर्णन कितना है, 24 घंटे में। तो इसको अगर हम कट करें तो कितना आया, 15। ठीक है, 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे बराबर कितना होगा, 1 घंटे बराबर होगा 15 देशांतर रेखाएं। ठीक, 15 देशांतर रेखा या 15 डिग्री का कोण। तो अब आप हम कह सकते हैं कि 1 घंटे बराबर कितना होगा, 60 मिनट। तो 15 से इसमें क्या कर दें, भाग कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, 4 मिनट का समय एक देशांतर पर अंतराल होगा। मतलब 4 मिनट, अगर हम एक देशांतर की दूरी को तय कर लें तो निश्चित रूप से 4 मिनट का अंतराल समय में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे मान लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। तब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अतः पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे रहता है। जिसे जो मानक समय माना गया है वह क्या है, निश्चित रूप से ग्रीनविच को माना गया है, जो 0 अंश देशांतर रेखा है। तो अगर हम उससे पूर्व की ओर जाते हैं तो प्रत्येक डिग्री पर समय का अंतराल कितना होगा, 4 अंश का। और पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट बढ़ जाएगा और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब ग्रीनविच माध्य के समय में ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, 12 बजे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 0 अंश अक्षांश रेखा है। अगर हम लोग निश्चित रूप से मान लीजिए कि 0 अंश की अपेक्षा पूर्व में 12 अंश देशांतर रेखा पर हो तो कितना समय होगा। तो निश्चित रूप से 12 अंश देशांतर माने 12 देशांतर रेखाओं के बाद क्या होगा, 4 से इसमें गुणा कर दें, क्योंकि एक देशांतर बराबर हमारा कितना होता है, 4 मिनट का अंतराल। तो ये 12 चौक कितना हुआ, 48 मिनट। 48 मिनट का समय और क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग 12 अंश देशांतर रेखा पर, पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बजकर कितना होगा, 48
मिनट। ठीक है, तो यह बात हमें ध्यान रखना है। तो यही कह रहा है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अतः पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे रहता है व पश्चिम के स्थानों का समय पीछे रहता है। प्रत्येक देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट अधिक समय होता है व पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट की कमी होगी। अब जैसे हम देखें, भारत में 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है, अतः इसे ही भारत का क्या माना जाता है? मानक समय माना जाता है। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये कितना है, हमारा 0 अंश देशांतर पर 12 बज रहे हैं। ठीक, अगर ये कहे कि 82/1/2 अंश देशांतर पर कितना टाइम होगा, तो हम इसको क्या करें, आप मान लेते हैं 82 को ही लेते हैं। तो 82 × 4 बटे कितना होगा? 60। तो इसको अगर हम कट करें तो निश्चित रूप से 15 बार गया और यहाँ पे क्या होगा? 15 × 5 = 75 और फिर हमारा बचता है कितना? 7। ठीक है, तो हमारा हुआ ये कितना था? अच्छा, पूरा लेते हैं। मान लीजिए 82/1/2 है। ठीक है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 165/2 गुणे हमारा कितना हुआ? 4 और बटे कितना हुआ? 60। ठीक है, तो ये 2 दूना 4 और 30 दूना कितना हुआ? 60। अब अगर हम देखें 30 पंचे कितना हुआ? 150। ठीक है, और 5 सही हमारा कितना हुआ? 15/30। 15 एक कम 15 दूना 30। 5 सही 1/2 घंटे। इसका मतलब हमारा कितना हुआ? 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो समय है वह ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो हमारे समय में कितने का अंतराल आएगा? 4 मिनट का, ये प्रत्येक देशांतर पर, और पश्चिम की ओर जाने पर 1 मिनट का। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि 20 अंश देशांतर रेखा पर 20 अंश देशांतर रेखा पर समय का अंतराल कितना होगा पूर्वी देशांतर रेखा पर? ये भी ध्यान रखना है। पूर्वी देशांतर रेखा पर समय का अंतराल क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? 20 × 4 बटे कितना होगा? 60। तो 20 × 60, 4/3 घंटे, मतलब 1 सही 1/3 घंटे। और अगर 1/3 घंटे को हम बदल दें तो 1 घंटा और 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। तो यह बात हमें ध्यान रखना है कि निश्चित रूप से इस तरह से समयों का अंतराल हम निकालते हैं। ये हुआ हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करें और हम उसे अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।